अगर तुम लोगों ने कोई ज़बान सीखनी हो ना, जिस तरह तुम लोग आज लगे थे एक्टिविटी शीट पे, वर्ड फार पढ़ा तुम लोगों ने उसके अलावा स्नैपशॉट पढ़ा हो तुम लोगों ने, उसके अलावा ग्रामर फोकस पढ़ा, कॉन्वर्सेशन पढ़ा, लिसनिंग की तुम लोगों ने, फिर उसके ऊपर राइटिंग भी की, और फिर लास्ट में एक समरी पेश की आप लोगों ने कि जो चीज़ें आपने सीखी। अगर तुम किसी अपनी जो ज़बान है ना, एक तो होती है मदर टंग, एक होती है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज से मुराद वो ज़बान जो कि आपकी अपनी नहीं होती, जिसको आप सीखते हो, जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप दूसरी ज़बान सीखना चाहते हो तो हम कहते हैं ना कि उसके लिए लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, उसके लिए स्पीकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, उसके लिए राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, और उसके लिए फिर जो है रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। लेकिन इन 4 मॉड्यूल्स में 2 ऐसी मॉड्यूल्स है कि जिस पर तुम फोकस करोगे ना, तो आपकी जो पूरी ज़बान है, जो पूरी लैंग्वेज है, वो उसको आप आसानी से इम्प्रूव कर पाओगे। सबसे पहली है रीडिंग। जब आप रीडिंग करते हो तो फिर आपको सबसे पहले मदद होती है वोकैबुलरीज जानने में। आप डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरीज को सीखते हो। उसके अलावा आपको पता चलता है कि या इंग्लिश में फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, एक फ्रेज कैसे लिखा जाता है, एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, या एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये आपकी मदद होती है उसमें। उसके अलावा उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को सीखते हो आप डिफरेंट वेज को देखते हो सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन फिर बाद में जो है कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है बीच में आता है। कुछ में ऑब्जेक्ट पहले आता है, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ये डिफरेंट चीजें होती हैं उस आर्टिकल के अंदर या किताब के अंदर या किसी चीज के अंदर जिसको आप रीड कर रहे हो। तो जब आप रीडिंग करते हो आपको इन तमाम चीजों का पता चलता है। तो क्या होता है, जब आप एक चीज को बार बार रीड करते हो, बार बार रीड करते हो, बार बार रीड करते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाता है। फिर क्या होता है, आप नेचुरली उस जबान को फॉलो करना शुरू कर देते हो और आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। दूसरा लिसनिंग। लिसनिंग जब आप करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले एक जबान की प्रोनाउंसिएशन, उसकी इंटोनेशन, उसके बोलने का तरीका, उसकी एक्सेंट, और उसके अलावा आपकी लिसनिंग, और सबसे बड़ी बात आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लफ्ज है, कोई वर्ड है, उस वर्ड को हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उस वर्ड की हम जानते नहीं है, बेस नहीं जानते कि ये वर्ड क्या चीज़ है, ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, या इस वर्ड को मतलब इसके साथ हम क्या करें। तो जब आप लिसनिंग करते हो तो क्या होता है, एक बंदा उसी अल्फाज को दोहरा रहा होता है, तो उससे आपको मदद ये होती है कि वो लफ्ज आपके जहन में बैठ जाता है। और जब वो लफ्ज आपके जहन में बैठ जाता है तो आप उस लफ्ज को जब बार बार रिपीट करने लगते हो, तो जिस तरह सर ने आप बताया, एक चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हो तो क्या होता है, उस चीज को आप अडॉप्ट कर लेते हो। अभी आपने फॉर एग्जाम्पल रीडिंग करना शुरू की, आप आज रीड करते हो, कल रीड करते हो, एक हफ्ता रीड करते हो, एक महीने बाद वो रीडिंग आपकी हैबिट बन जाती है। क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। फिर आप उस आदत को अपनाते हो, वो रीडिंग करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद वो आपका नेचर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नेचर बनता है, तो फिर क्या करते हो, आप उस हैबिट को या उस आदत को आप अडॉप्ट करते हो। जब आप उसको अडॉप्ट करते हो आपको पता भी नहीं होता, और नेचुरली आप उस चीज को फॉलो करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, बच्चे कभी कभार या कोई शैतानी करते हैं, या उन्होंने कोई नया लफ्ज सीखा होता है, या अपनी वो खेलते ज्यादा है ना, हम शिकायत करते हैं कि बच्चा इतना ज्यादा खेलता क्यों है, क्योंकि वो बहुत वक्त से खेलता आ रहा है, या वो एक गेम जो है वो बहुत वक्त से खेलता आ रहा है, तो वो गेम उसका हैबिट बन गया। फिर वो हैबिट, उस आदत को वो अपनाता आ रहा है, तो वो हैबिट उसका नेचर बन गया। तो वो कभी ना कभी आपने ऐसे देखा होगा ना, जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें आपके पास वर्ड्स भी टेक्स्ट देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन वर्ड्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो भी वर्ड हो उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हम ये समझते हैं कि उस बंदे ने उस चीज को अडॉप्ट किया है। उसने उस चीज को कैसे अडॉप्ट किया, क्योंकि उसने गेम में बार बार उस चीज को देखा है, उसको सुना है, उसको रिपीट किया है। तो ये एक्शंस करने की वजह से उस बंदे ने उस वर्ड को अडॉप्ट कर लिया। अगर तुम चाहते हो अपनी किसी जबान को, किसी भी जबान को इम्प्रूव करो, उसकी रीडिंग ज्यादा करो, उसकी लिसनिंग ज्यादा करो, ये 2 मॉड्यूल्स को तुम लोग फॉलो करोगे और बार बार इसको रिपीट करते जाओगे सेक्शन को, 6 महीनों के अंदर आपकी जो भी जबान है, इंग्लिश है, चाहे रशियन है, चाहे फ्रेंच है, चाहे चाहे डच है, चाहे चाइनीज है, चाहे जापानीज है, चाहे स्पेनिश है, जो भी जबान है उसको आप जो है आसानी से सीख पाओगे। ये एक जबान सीखने का तरीका होता है। जो जबान होती है इसमें ग्रामर होना जरूरी होती है। देखिए, ग्रामर का मतलब अगर तुम देखो ना, तो ग्रामर
शायद ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसका मतलब रूल्स है। तो रूल्स तो हर एक चीज के होते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना जिस तरह हर एक चीज की मैनर्स होती हैं, हर एक चीज के एथिक्स होते हैं। तो जबान की जो है अपनी एटिकेट्स होती हैं, अपनी एथिक्स होती है जबान की। तो उसको आप ग्रामर भी कह सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल इंग्लिश की जबान को आप देखें, उसके ग्रामर को आप देखें, उसमें अगर टेंसेस में आप देखें तो आपके पास जो है सबसे बेसिक जो टेंसेस हैं वो तीन है। पहला पास्ट है, फिर प्रेजेंट है और फिर फ्यूचर है। उन टेंसेस में अगर आप देखें तो उसके अंदर चार चार वो डिवाइडेड है। टोटल टेंसेस हमारे पास 12 बनती है। पास्ट में आप देखो तो सबसे पहले सिंपल पास्ट होता है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यही जो है रिपीट होता है प्रेजेंट में भी। सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यही चीज जो है फ्यूचर में भी होती है। तो अगर आप एक जबान बोलते हो और आपको उस जबान का मतलब पता नहीं है ना आपको कि ये लफ्ज है, फॉर एग्जांपल डू है। अगर आप फॉर एग्जांपल डू को सिंगुलर के इस्तेमाल करते हो, यू डू गो टू स्कूल, अगर आप डू को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करो, डू ही गो टू स्कूल, तो क्या हुआ, ये जो उस जबान की जो एथिक्स है, जो रूल्स है, उसके खिलाफ आप जाते हो। तो क्या होता है, उस चीज को आप सीधे समझा नहीं पाते लोगों को। अगर आप डस को अभी प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम देखें दे डस प्ले क्रिकेट, डस दे गो टू स्कूल, तो ये मैच नहीं करता उसके साथ। और जबान की जो एथिक्स है, जो मैनर्स है, जो एटिकेट्स है, उसके खिलाफ आप जाते हो। तो जो ग्रामर होता है वो बेसिकली एक जबान की एथिक्स होती है कि ये एक लैंग्वेज तो है, वर्ड्स तो है, प्रोनाउंस करने के लिए अल्फाज तो है, स्पीकिंग करने के लिए अल्फाज तो है, लेकिन ये अल्फाज को ज्वाइन करने का इनका, देखो ग्रामर जो है तीन चीजों पर कंसिस्ट करता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर, दूसरा मीनिंग और तीसरा साउंड। ग्रामर एक जबान की एथिक्स आपको ये तीन चीजें सिखाती है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर सिखाती है कि डू का जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगेगा। ये आपको स्ट्रक्चर समझाती है कि एक लफ्ज है, उस लफ्ज को कहां पे प्रॉपरली इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर प्लेस क्या है। उसके बाद जो मीनिंग है वो आपको, मतलब एक जबान की जो सेंटेंस आप बनाते हो तो उसका मीनिंग लोगों को जा रहा है, उसका मीनिंग लोगों को जाता है कि नहीं जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ही डू आई गो टू स्कूल, ही डू आई गो टू स्कूल, किसी को कुछ समझ नहीं आती मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्यों, जबान तो ठीक है, अगर आप उसके अल्फाज के हिसाब से भी देखो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वहां की स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और फिर वो मीनिंग भी नहीं दे रहा। तो ग्रामर जो है, और फिर तीसरी चीज आखिर में मुझे उसका साउंड हो गया, मतलब एक लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन कैसी है। सो देख चलिए, वायरलेस उठा लो, चलो यूसुफ चला गया। अगर आप एक लफ्ज को, एक जबान की प्रोनाउंसिएशन है उसको आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते, साउंड उसको जो आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते, तो आप सामने वाले बंदे को नहीं समझा सकते कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये तीन चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ग्रामर का यही हिस्सा है और जबान की एथिक्स इन चीज पे कंसिस्ट करती है। अच्छा, अगर हम रूल और रेगुलेशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर हम रूल और रेगुलेशन को फॉलो ना करें तो? जिस तरह मैंने बताया, अगर आप एक जबान सीखना चाहते हो, उसके रूल्स और रेगुलेशन को आप नहीं सीखते, सबसे पहले आपको फिर ना खुद समझ आती है ना किसी और को आप समझ पाते हो। अच्छा, खुद तो आप आसानी से कोई लफ्ज बना लोगे, चलो खुद तो की कोई सेंटेंस बना दिया आपने, लेकिन वो क्या कि सामने वाले बंदे को आप जो है पैगाम पहुंचाए, उसका क्या, एक जबान, एक लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ए जो बंदा है वो बी बंदे को, वो बी को समझा सके, ए बी को समझा सके वो क्या कहना चाहता है। तो अगर ए ने उस जबान का तरीका ही नहीं सीखा, उस जबान के बोलने का अंदाज ही नहीं सीखा, तो बी नहीं समझ पाएगा कि ए क्या कहना चाहता है। तो इसीलिए एक जबान की रूल्स और रेगुलेशंस को सीखना जरूरी है। सर जी ने सवाल जिस तरह पूछा कि एक बंदा जो है बाहर मुल्क जाता है, वो नेटिव कंट्री जाता है, उसी नेटिव कंट्री की मतलब जो नेटिव जबान होती है उनकी, एक कंट्री की, वो नेटिव जबान वो सीख जाता है। वो इसलिए सीखता है क्योंकि वो सुनता है उस जबान को, वो डेली उस जबान को देखता है, उस जबान को सुनता है, उस जबान को फील करता है, उस जबान का माहौल होता है इसके पास। तो क्या हो जाता है, उसी माहौल में एडजस्ट करके, इसको सुन के, जिब्रील को सुन के, इदरीस को सुन के, सुदेश को सुन के, क्या हुआ, हमाद ने भी उनके अल्फाज सीख लिए। इदरीस सुदेश इंग्लिश में बोलता है, ओवेस इंग्लिश में बोलता है, जिब्रील इंग्लिश में बोलता है, इदरीस इंग्लिश में बोलता है। ये चारों जो है फॉर एग्जांपल नेटिव अमेरिकन है, तो मैं जब जाऊंगा, मैं इनके साथ रहूंगा, तो ये भी मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो क्या होता है, नेचुरली उस माहौल के हिसाब से वो बंदा जो है वो चीजों को अडॉप्ट करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, सवाल उठता है ना कि वो बच्चा कैसे अपनी माँ की जबान सीखता है, मदर टंग वो कैसे सीखता है। वो कैसे सीखता है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है। एक ही वर्ड वो बार बार सुनता है, एक ही वर्ड वो बार बार देखता है, एक ही वर्ड को, एक ही जेस्चर, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही पोस्चर को वो बार बार जो है वो फील करता है, बार बार उसको देखता हूं। तो क्या होता है, वो बच्चा भी उन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है, वो बच्चा उन चीजों को कॉपी कर लेता है।
तो जब हमाद इन चारों के पास रहेगा, क्योंकि इन चारों की नेटिव जबान इंग्लिश है, तो हमाद वो इंग्लिश जबान सीखने लग जाएगा और उस इंग्लिश जबान को उसी तरह इंप्रूव करेगा जिस तरह इन चारों की। ये